तो हमारी बुक्स में जो टॉपिक ये मिलता है ये फ्री एंड फोर्स्ड ऑसिलेशंस मिलता है, फ्री एंड फोर्स। लेकिन हम जब ओवरऑल ऑसिलेशन को डिफाइन करते हैं या क्लासीफाई करते हैं तो हमारे पास इसकी हम तीन टाइप्स को डिस्कस कर रहे होते हैं। तो फ्री ऑसिलेशन, नाम से पता चलता है जहाँ कोई एक्सटर्नल फोर्स ना हो। दूसरा हमारे पास है फोर्स्ड ऑसिलेशन, इसका मतलब जहाँ पर एक कांस्टेंट फोर्स अप्लाई हो रही हो, ये बेसिकली पीरियोडिक फोर्स होती है। और थर्ड वन हमारे पास है डैम्प्ड ऑसिलेशन, मतलब जहाँ पर डैम्पिंग प्रेजेंट हो। डैम्पिंग क्या होती है? एक ऐसा फिनोमेना जहाँ पर एम्पलीट्यूड डिक्रीज करे रेजिस्टिव फोर्सेस की वजह से। तो यहाँ हम इन तीनों को एक तरह से डिफ्रेंशिएट करेंगे कि फ्री, फोर्स्ड में और डैम्प्ड ऑसिलेशन में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, फ्री ऑसिलेशन का मतलब आसान से मैं आपको कहूँ कि एक बॉडी मीन पोजीशन पर है, उसको आप एक्सट्रीम पॉइंट पे लेकर जाकर छोड़ दो। इनिशियल एक फोर्स अप्लाई की, उसके बाद आपने कोई फोर्स उस पर अप्लाई नहीं की, तो वो बॉडी फ्रीली अपनी मीन पोजीशन के अबाउट क्या करती रहेगी? वाइब्रेट करती रहेगी। जब मीन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट करती रहेगी तो ये फ्री ऑसिलेशन है। फोर्स क्या है? एग्जाम्पल मैं देता हूँ यहाँ स्विंग की, कि स्विंग में एक बच्चा बैठा हुआ है। जब भी वो स्विंग पीछे की तरफ आता है तो उसका एक दोस्त जो पीछे खड़ा हुआ है वो उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई कर देता है। अब कॉन्स्टेंटली एक फिक्स टाइम के बाद जब एक फोर्स अप्लाई होती रहेगी तो ये क्या है? ये फोर्स्ड ऑसिलेशन है। डैम्प्ड ऑसिलेशन हर जगह होती है। अगर सिस्टम आइडियल ना हो तो डैम्पिंग तो प्रेजेंट है। अब डैम्प्ड ऑसिलेशन में क्या होगा कि अगर वो पेंडुलम जो फ्री वाइब्रेट कर रहा था, क्या वो हमेशा वाइब्रेट करता रहेगा? आंसर है नो। जब उसने वाइब्रेट करना है अपनी मेन पोजीशन के अबाउट, तो वहां पर रेजिस्टिव फोर्सेस प्रेजेंट है, और वो रेजिस्टिव फोर्सेस क्या करेंगी? उसकी मोशन को अपोज करेंगी, और उन रेजिस्टिव फोर्सेस की वजह से उसमें डैम्पिंग होगी, और विद टाइम उसका जो एम्पलीट्यूड है वो डिक्रीज कर रहा होगा। मतलब जब वो मीन से एक्सट्रीम जाएगा तो तब भी ड्रैग फोर्स अप्लाई करेगी, जब वो एक्सट्रीम से मीन आएगा तब भी ड्रैग फोर्स अप्लाई होगी। तो हर टाइम के ऊपर जो रेजिस्टिव फोर्सेस हैं वो उसकी वाइब्रेशन को रोकने की कोशिश करेंगी, उसकी एनर्जी को लूज करेंगी, और ऑटोमेटिकली कुछ टाइम के बाद उसका एम्पलीट्यूड कम होता होता जीरो के इक्वल आ जाएगा। तो फ्री ऑसिलेशन को मैं अगर डिफाइन करूं तो मैं यहां पर यह कहूंगा कि नो एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स इज अप्लाइड। मतलब एक फिक्स टाइम के बाद कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं हो रही। लेकिन जो फोर्स ऑसिलेशन होती है उसमें एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स प्रेजेंट होती है। जैसे एक वॉशिंग मशीन चल रही हो, अब वॉशिंग मशीन जब तक चलती रहेगी आप देखेंगे कि वाइब्रेशन उसमें प्रेजेंट है, क्योंकि कॉन्स्टेंटली उस पर कोई फोर्स अप्लाई हो रही है। तो एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स प्रेजेंट है, तो ये फोर्स्ड ऑसिलेशन है। और डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या होती है? एक ऐसी ऑसिलेशन जहां पर हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स प्रेजेंट हो। फ्रिक्शनल फोर्स या फोर्सेस एक से ज्यादा भी हो सकती हैं। अगर फ्रिक्शनल फोर्सेस प्रेजेंट है और उसकी प्रेजेंस के अंदर एक बॉडी वाइब्रेट करेगी तो फिर वो डैम्प्ड ऑसिलेशन होगी, क्योंकि वहां पर जो बॉडी का एम्पलीट्यूड होगा विद टाइम वो डिक्रीज करेगा। एम्पलीट्यूड विल डिक्रीज विद टाइम उस फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से। नेक्स्ट पॉइंट, जो फ्री ऑसिलेशन होती है इसमें बॉडी वाइब्रेट करती है अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से। ये जो हम लोग टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के फार्मूलाज पढ़ के आए हैं कि पेंडुलम का फार्मूला फ्रीक्वेंसी का 1/2 पाई अंडर रूट जी ओवर एल है। मैस स्प्रिंग सिस्टम का फ्रीक्वेंसी का फार्मूला 1/2 पाई अंडर रूट के ओवर एम है। तो ये उनकी नेचुरल फ्रीक्वेंसीज है। नेचुरल फ्रीक्वेंसीज को फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी कहा जाता है, जो उनकी अपनी कंस्ट्रक्शन पे डिपेंड करेगी। तो बॉडी वाइब्रेट करती है अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ, अपनी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के साथ। फोर्स में और डैम्ड के अंदर हम ये बात नहीं करते कि बॉडी अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट करेगी, क्योंकि वहां पर हमारे पास फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो और भी प्रेजेंट हैं। जैसे अगर मैं फोर्स ऑसिलेशन की बात करूं तो यहां पर हमारे पास एक अप्लाइड फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट है, और हम चाह रहे हैं कि बॉडी उस फ्रीक्वेंसी के इन्फ्लुएंस की वजह से क्या करे?
वाइब्रेट करे। लेकिन फोर्स ऑसिलेशन में होता क्या है, फोर्स ऑसिलेशन के अंदर हमारे पास रेजोनेंस प्रोड्यूस होने के चांसेस होते हैं। और वो रेजोनेंस कब प्रोड्यूस होती है? वो रेजोनेंस तब प्रोड्यूस होती है जब हम जो अप्लाई कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी उसको वाइब्रेट करवाने के लिए वो उस बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल आ जाए। लेकिन ये लाजमी नहीं होता कि हमारे पास इसके वाइब्रेट करने की फ्रीक्वेंसी हमेशा वो नेचुरल के इक्वल होगी। वो कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन रेजोनेंस सिर्फ तब प्रोड्यूस होगी जब वो दोनों इक्वल है। अदरवाइज ओवरऑल अगर देखें तो फोर्स्ड ऑसिलेशन के अंदर हमारी फ्रीक्वेंसी अप्लाइड होती है जो नेचुरल के इक्वल, नेचुरल से लेसर और नेचुरल के ग्रेटर भी हो सकती है। डैम्ड ऑसिलेशन की बात करें तो डैम्ड ऑसिलेशन में ऐसा हम फ्रीक्वेंसी को कंसीडर नहीं कर रहे होते कि हमारे पास वहां पर जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगी, क्योंकि डैम्ड ऑसिलेशन कहीं भी प्रेजेंट हो सकती है। वो फ्री में भी प्रेजेंट हो सकती है, वो फोर्स में भी प्रेजेंट हो सकती है। जो फ्री ऑसिलेशन, उसमें हम लोग ये बात कर रहे होते हैं कि हमारा जो एम्पलीट्यूड है, हमारी जो फ्रीक्वेंसी है, और इसके अलावा जो एनर्जी है, ये कांस्टेंट रहेंगे। विद टाइम इनमें कोई चेंज नहीं आएगा। और एक तरह का आप कह सकते हो कि अगर एम्पलीट्यूड चेंज नहीं हो रहा तो ये एक आइडियल सिस्टम है। जो फोर्स ऑसिलेशन है उसमें आप लोग क्या कहेंगे, क्या हमारे पास वहां पर ये एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी ये चेंज हो रहे होंगे? तो याद रखिएगा कि फोर्स ऑसिलेशन के अंदर एम्पलीट्यूड हमारे पास डैम्पिंग की वजह से डिक्रीज करता है, क्योंकि हम उसको आइडियल सिस्टम तो नहीं ले रहे। तो फोर्स के अंदर एम्पलीट्यूड जो है वो डिक्रीज करेगा डैम्पिंग की वजह से, और इसके अलावा वो इंक्रीज भी कर सकता है। कब? रेजोनेंस की वजह से, कि जब हमारे पास उस फोर्स ऑसिलेशन में अप्लाइड फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल आ जाए तो फिर उसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज करेगा। तो एम्पलीट्यूड विल इंक्रीज ड्यू टू रेजोनेंस। तो ये दोनों कंडीशंस यहां पर प्रेजेंट हो सकती हैं, कम भी हो सकता है और बढ़ भी सकता है। ओवरऑल एनर्जी कहेंगे तो एनर्जी ओवरऑल कंजर्व रहेगी, ठीक है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पास इसमें एनर्जी कंजर्व नहीं रहती, और जो यहाँ पर एनर्जी बॉडी गेन कर रही है वो कहाँ से कर रही है? एक्सटर्नल सोर्स से। तो ये पॉइंट मैं यहाँ मेंशन कर दूं ताकि ये ना हो कि एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है तो आप सोचें कि एनर्जी कंजर्व नहीं रह रही। यहाँ ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि एनर्जी इज गेन्ड, क्योंकि एम्पलीट्यूड बढ़ा तो एनर्जी बढ़ी। किसकी वजह से? ड्यू टू एक्सटर्नल सोर्स, उसकी वजह से हमारे पास एनर्जी इंक्रीज करेगी। तो ये दो पॉइंट आपस में रिलेटेड है कि एम्पलीट्यूड जब रेजोनेंस की वजह से बढ़ेगा, एम्पलीट्यूड जब रेजोनेंस की वजह से बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली हमारे पास जो एनर्जी है वो सिस्टम के अंदर गेन हो रही होगी। डैम्ड ऑसिलेशन की बात करें, जब वहां एम्पलीट्यूड डिक्रीज करेगा तो याद रखिएगा वहां एनर्जी डेसिपेट होगी, एनर्जी विल डिक्रीज विद टाइम, क्योंकि एम्पलीट्यूड का और एनर्जी का आपस में क्या रिलेशन होता है? वो डायरेक्ट होता है पावर 2 के साथ। तो इफ एम्पलीट्यूड इज डिक्रीजिंग एनर्जी विल डिक्रीजिंग। और यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी होता है कि डिक्रीज क्या होता है, क्या लीनियर होता है या एक्सपोनेंशियल होता है? किसी भी जगह पर अगर एम्पलीट्यूड डिक्रीज कर रहा है तो क्या वो लीनियर है या एक्सपोनेंशियल है? तो उसका पावर 2 के साथ रिलेशन है। अगर पावर 2 के साथ रिलेशन है तो यहाँ पर ओवरऑल अगर डिक्रीज का वर्ड यूज हुआ है तो दैट डिक्रीज इज एक्सपोनेंशियल, मतलब किसी पावर के साथ वो चेंज होगा। तो यहाँ मैं मेंशन कर भी देता हूँ ताकि आपको याद रहे कि ये जो डिक्रीज है दैट डिक्रीज इज एक्सपोनेंशियल। तो ये तीन तरह की ऑसिलेशंस हमारे पास हैं।